ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके अंदर जो काम ये करेंगे, हम इसके अंदर डिक्लेयर कराएंगे। डिक्लेरेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने क्या क्या डिक्लेयर करना है। अब उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया डिक्लेरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा आप ओके, डिक्लेयर हम करते हैं सबसे पहले अपने पास टोटल मार्क। और टोटल मार्क आपके पास आ कहाँ से रहा है बेटा? टोटल मार्क आपके पास आ रहा है आपके एरे से। और एरे के अंदर एरे का टोटल साइज आपके पास क्या है? 1/50। और इसकी आपके पास डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। ये आ गई आपकी सबसे पहली डिक्लेरेशन। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिक्लेयर एवरेज मार्क। एवरेज मार्क में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? अगेन यू हैव एन एरे। एरे आपके पास कितनी है? 1 से लेके 50 तक। और इसकी डेटा टाइप आपके पास क्या है? एक इंटीजर, होल नंबर में। तीसरी चीज आप क्या डिक्लेयर करोगे अपने पास? आप अपने पास डिक्लेयर कराओगे सब्जेक्ट काउंटर के कितने सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। और इसकी भी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होगी, लेकिन एरे नहीं होगी। एरे जो दो थी वो मैंने शुरू में आपको बता दी थी, मैंने सिर्फ उसी को डिक्लेयर करा है। फोर्थ थिंग जो आप डिक्लेयर करोगे, आपके पास सब्जेक्ट काउंटर के बाद क्या होगा? आपके स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट काउंटर। और स्टूडेंट काउंटर आपके पास क्या आ गया? इंटीजर। इसके अलावा लास्ट चीज जो आपने डिक्लेयर करनी है वो है आपके पास आपका डिस्टिंक्शन नंबर। जो मैंने ऊपर चार बॉक्सेस बनाए थे ना, कि कितने स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन है। अब डिस्टिंक्शन बेटा जितने नंबर की होगी, डेसिमल में तो हो नहीं सकती, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होंगे, तो वो भी क्या आ गया आपके पास? डिक्लेरेशन। इसके बाद बेटा चौथी चीज क्या डिक्लेयर होगी आपके पास? दिस इज गोइंग टू बी योर मेरिट नंबर, के आपके कितने स्टूडेंट्स का जो है मेरिट आया। और ये भी आपके पास बेटा क्या हो गया? इंटीजर। फिर आपके पास क्या है बेटा? डिस्टिंक्शन हो गया, मेरिट हो गया। फिर आप ये देखोगे कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं, तो ये क्या होगा आपके पास? इंटीजर। पास के बाद आपके पास क्या है? डिक्लेयर कितने स्टूडेंट जो हैं आपके पास फेल हो रहे हैं। और इसका भी क्या आ गया आपके पास? इंटीजर। ये चारों मैंने आपको बता दिए थे। अच्छा जी। इसके बाद ऊपर क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यूज भी दी हुई है जो हमेशा से कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? मैं कांस्टेंट लिखता हूँ। और मेरी जो डिस्टिंक्शन की वैल्यू है बेटा, वो आपके पास क्या आएगी? डिस्टिंक्शन की वैल्यू जरा ऊपर से देख लेते हैं कि क्या वैल्यू दी गई है हमें। डिस्टिंक्शन है 70, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अगर आपकी डिस्टिंक्शन 70 से इक्वल है। इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कौन सी है? हमारे पास है मेरिट की। और एक और कांस्टेंट था, क्या नाम था इसका? मेरिट के अलावा, हाँ, पास। अच्छा जी, दोनों की वैल्यूज भी देख लेते हैं। मेरिट की वैल्यू है आपके पास 55, और पास की वैल्यू क्या है बेटा? 40।
ओके, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मेरिट की वैल्यू आ गई आपके पास 55 और पास की वैल्यू आ गई आपके पास 40। अच्छा जी, अभी तक हमने डिक्लेरेशन के अंदर दो चीजें कर दी हैं। सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि आपको सूटेबल जो है वो कमेंट्स भी मेंशन करने हैं। तो मैं एक कमेंट हमें जैसे भी मेंशन करता हूँ, आई ऑलवेज यूज दिस डबल ब्रैकेट्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मीनिंगफुल नेम्स या आइडेंटिफाइज using appropriate data types, using appropriate data types are declared। ये मेरा पहले ही स्टेटमेंट आ गई, जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल कॉन्स्टेंट सब आ गया। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि यूज ऑफ एरेस एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन विद सूटेबल डाटा टाइप। एरे का काम क्या है भाई? टू स्टोर ऑल डेटा। इस तरह से हमने कमेंट्स में भी लिखना है कि सवाल के अंदर आप कर क्या रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा, आपके पास स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर, समझ आ गया। बेटा आशिर, आपको कोई कंफ्यूजन है? सर यहाँ पे आपने पहले डिक्लेयर लिखा है उसके बाद कांस्टेंट क्यों लिखा है सर? बेटा क्योंकि सवाल के अंदर कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी दी गई थी ना, जो अभी आपको बताया था। ये देखो, डिस्टिंक्शन की क्या वैल्यू है 70, मेरिट की क्या वैल्यू है 55, पास की क्या है 40, फेल की क्या है 40। तो मैंने इसको कांस्टेंट से भी डिक्लेयर करा है कि अगर ये वैल्यू हुई तो आप पास हो, डिस्टिंक्शन और फेल हो। क्योंकि सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो भी करना है, प्रिंट भी करना है कितना बच्चा जो है वो मेरिट पर है, पास है, डिस्टिंक्शन है या फेल है। इस वजह से। सही। सर सर जी एक जी। क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछें। सर अगर सर इसको एज कांस्टेंट डिक्लेयर ना करें, लेकिन जब हम वो कोड लिख रहे हैं तो उसमें वैल्यूज लिखते हैं खाली, जैसे अगर इफ स्टेटमेंट है तो इफ मार्क्स इज मोर देन 70 या इस तरह करके, तो सर उस पर मार्क्स कटते हैं। बेटा आप इस तरह से भी जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, बट हाँ कि सर इस मोर देन 70 डिस्टिंक्शन जो है डिक्लेयर हो जाएगी। बिल्कुल आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आएगी कि आपको बार बार जो है वैल्यूज़ जो है लिखनी पड़ेंगी, और उससे जो है हम्म। आपकी जो शायद कोड है वो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो ये ज़्यादा आसान है कि आप कांस्टेंट डिक्लेयर करा दो, और फिर उससे जी जो है सर। सिर्फ आप वैल्यूज़ को कंपेयर करा सकते हो। ठीक है सर। यहाँ पे जो मैंने ये कांस्टेंट डिक्लेयर किया है ना, ये ज़्यादा मैंने इस वजह से फोकस्ड है क्योंकि उन्होंने एंड में कहा है कि आपके पास जितने भी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो भी डिक्लेरेशन है आपके पास, आपकी डिस्टिंक्शन है और ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपने एंड में आउटपुट भी करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैं क्लास में कराता था कि अगर किसी एक बच्चे की डिस्टिंक्शन आई है तो वो +1 हो जाता था, मेरिट आया तो इस तरह से मुझे निकालना होता है। तो सिर्फ इस वजह से जो है मैंने इसको कांस्टेंट दिया है, ताकि मैं इसको मैच कर सकूं। आप इसको दूसरे तरीके ठीक से है। करना चाहें, इट्स गुड टू गो, यू कैन इवन डू इट दैट वे एज वेल। बस लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बेटा पहला स्टेज स्टेज कंप्लीट हो गया डिक्लेरेशन का, दूसरा स्टेज आएगा आपके पास इनिशियलाइजेशन का। अब इनिशियलाइजेशन आप अपने पास हर चीज़ की तो नहीं करोगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। इनिशियलाइजेशन आप अपने पास सिर्फ करोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आई। सर इनकी हम क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा इनकी वैल्यू मुझे अभी नहीं पता। मेरे सवाल में लिखा हुआ था कि जो मेरे पास बाकी चीज़ें उनकी वैल्यू पता थी, मुझे वो वैल्यू दी नहीं थी, तो मैं उन वैल्यूज को ढूंढूंगा नहीं, मुझे सिर्फ एक कोड लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो जो डाटा मेरे पास यहाँ पे गिरेगा, इनको जो है मुझे इनिशियलाइज भी करना है, ताकि मुझे एंड में पता चले कि भाई इतने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरिट है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है डिस्टिंक्शन है। और आपके पास जो है ये आपके पास कौन सा वो है पार्ट है, यहाँ पे आप डबल
ये ऐड करके ये भी लिख सकते हो कि दिस इज योर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। बेटा इसके बाद आपने स्टार्ट करना है, इसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपने काउंटर से। अच्छा, अब यहाँ पे आपके दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, डिक्लेरेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन हो गई। अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे अपना प्रोग्राम। अब सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मेरे पास मेरे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको लूंगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट लाइक फॉर स्टूडेंट काउंटर 1 टू क्लास साइज। क्लास साइज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। मेरा जो यूजर है वो खुद अपना क्लास साइज बना सकता है कि मेरी क्लास के अंदर इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का मुझे बेटा क्या करना है, मुझे उन सब के टोटल मार्क्स निकालने हैं। और वो जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो मेरे पास आएंगे मेरे स्टूडेंट के काउंटर से, कि स्टूडेंट 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, 4 के कितने हैं। तो मैं इसको स्टार्टिंग में 0 कर दूंगा और इसके बाद मैं लगाऊंगा अपना नेक्स्ट काउंटर। इसके बाद नाउ वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोग्राम, जिसमें हम अपना टोटलिंग करेंगे, आउटपुट करेंगे और नंबर ऑफ निकालेंगे कितने स्टूडेंट जो हैं पास या फेल हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की, कंबाइंड टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। क्या यहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई? फॉर स्टूडेंट काउंटर 1 टू क्लास साइज टोटल मार्क्स स्टूडेंट काउंटर 0 नेक्स्ट काउंटर। जी बिल्कुल, पहली हो गई रिक्वायरमेंट पूरी। ये वाली इस रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? एवरेज निकालना है, आउटपुट करना है और ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ से बेटा अब हम कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अब बेटा यहाँ से हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट करेंगे और इस प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे पास जो भी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, जिसके अंदर मुझे अपनी स्टेटमेंट को आउटपुट करना है, मुझे टोटलिंग करनी है, मुझे काउंटिंग करनी है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि फॉर स्टूडेंट काउंटर 1 टू क्लास साइज फॉर सब्जेक्ट काउंटर 1 टू क्लास साइज कितने स्टूडेंट हैं और उनके फॉर सब्जेक्ट काउंटर 1 टू क्लास साइज। ओके वेट, इसको मैं करूँगा फॉर 1 टू, दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट नंबर 1 टू क्लास साइज। कितने मेरे क्लास का साइज है और मेरी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद आई हैव, मैं इनको बेटा टोटल मार्क करूंगा। टोटल मार्क मुझे किसके निकालना है? अपने स्टूडेंट काउंटर के, जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया है। लेकिन इस टोटल के अंदर मुझे टोटल क्या क्या करना है? मैं सबसे पहले अपने पास टोटल मार्क्स ऐड करूंगा अपने स्टूडेंट काउंटर में से।
और फिर मुझे ऐड करना है इसके अंदर स्टूडेंट के मार्क, स्टूडेंट काउंटर में से, और कितने स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने अपना स्टूडेंट काउंटर चलाया, वन से लेके इतने स्टूडेंट। अच्छा भाई कितने स्टूडेंट हैं, अब वन पे अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वन पे उसके ऊपर कितने सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके पास दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं फॉर वो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ अपने पास काउंटिंग और टोटलिंग का। जैसे 1 to क्लास है, ये मेरे पास जो है मेरी काउंटिंग है 1 till 50 जितने भी हैं। अब यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया है, मैंने टोटल मार्क का लिया है मेरे स्टूडेंट काउंटर के, और मैंने उसमें एडअप कराया है, मुझे टोटल मार्क्स दो मेरे हर एक स्टूडेंट के स्टूडेंट मार्क्स सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, एंड सो ऑन नेक्स्ट सब्जेक्ट काउंटर। इसको आप लोग किसी और तरह से भी लिख सकते हो। ये आपका जो टोटल है, ये मैं लिख किस लिए रहा हूं, ताकि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं। क्वेश्चन में आई एम लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुझे हर एवरेज मार्क्स निकालने हैं हर एक स्टूडेंट के हर एक सब्जेक्ट के। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने इतना लंबा क्या लिख दिया, लेकिन ये सारी चीजें बेटा मैं टोटलिंग इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगले स्टेज के अंदर मुझे इनका एवरेज निकालना है। अगर बेटा मुझे इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज मार्क्स मेरे पास निकलेंगे मेरे स्टूडेंट काउंटर के। और याद करो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज मार्क्स जो है सिर्फ होल नंबर में आएंगे। अगर होल नंबर में आते हैं तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ, मैं INT यूज करता हूँ, विच मीन्स कि अब मेरे पास जो मेरा आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मार्क में होगा। एवरेज मेरा सिर्फ होल नंबर में होगा। और एवरेज निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या है आपके पास, कि जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं हर एक स्टूडेंट के कितने आपके पास टोटल मार्क्स हैं, स्टूडेंट काउंटर। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल किसी के जो है इतने मार्क्स इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसको आप डिवाइड कराओ। मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग एक ही लाइन में लिखेंगे। आपके जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट नंबर हैं, you need to and just after calculating the average total marks, this should be in the whole number। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन एवरेज निकालने के बाद तक? नो सर। नो सर। ये बस जो हमने अपनी बुक के अंदर किया है ना चैप्टर नंबर 7 में, अगर आप इसको अच्छे से कर लो, टोटलिंग काउंटिंग और एवरेज कैलकुलेशन 3 दफा अपने पास सिर्फ उसको देखना है, ये प्रोसेस हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ थोड़े से नाम आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। अब बेटा यहाँ तक मेरा काम हो गया, एंड में मुझे सिर्फ एक काम ये करना है कि मुझे जो है सिर्फ इसका आउटपुट जनरेट करना है। अब बेटे आउटपुट जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आउटपुट निकालूंगा अपना नेम, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ था। अच्छा नेम तो निकाल लूंगा, लेकिन मुझे नेम भाई निकालना कहाँ से। नेम मेरे पास आएगा मेरे ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम से ही आएगा। नेम मेरे पास आएगा स्टूडेंट नेम से, और स्टूडेंट काउंटर आ गया, पहला आउटपुट आ गया। दूसरा आउटपुट क्या होगा मेरे पास, सवाल में लिखा हुआ था कि कंबाइंड टोटल मार्क्स भी निकालने हैं। ये आ गए मेरे पास आपके कंबाइंड टोटल मार्क्स। और भाई कंबाइंड टोटल मार्क्स कहाँ से आएंगे, जो मैंने ये डिक्लेयर कराया था टोटल मार्क्स स्टूडेंट काउंटर। और क्या निकालना है बेटा आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर मुझे निकालना है मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं।
और एवरेज मार्क्स मेरे पास बेटा आएंगे कहाँ से, मेरे पास आएंगे मेरे एवरेज के एरे से एरे एवरेज के आइडेंटिफायर से। एक चीज़ का ख्याल रखना कि जिस तरह से स्पेलिंग है तो वो आपके पास थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहनी चाहिए। है, यहाँ तक हमारा सवाल जो है 80% कंप्लीट हो चुका है। और अब सिर्फ लास्ट चीज़ बची है, वो ये करना है, ये वाला काम जितने भी नंबर हैं, और ये बहुत ही आसान काम है। ये हम लोग काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं, एंड आई होप इट इज़ गोइंग टू बी इजी फॉर यू। यहाँ तक हमारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसान हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ सिंपल है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ़ एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन। बेटा यहाँ पे आप मुझसे वो कह रहे थे ना मोहम्मद कि मैं क्या वैल्यूज लिख सकता हूँ, तो आप बेटे यहाँ पे लिख सकते हो इफ इट इज ग्रेटर देन दिस। तो क्या कर दो भाई, डिस्टिंक्शन नंबर के अंदर क्या करेंगे, डिस्टिंक्शन नंबर प्लस वन। कुछ याद आ रहा है? और आउटपुट करा देंगे आपका जो ग्रेड आया है वो क्या है, डिस्टिंक्शन। एंजॉय करो जिंदगी। अगर ये नहीं आया तो क्या करोगे भाई? इफ एवरेज मार्क स्टूडेंट, बेटा यहाँ पे मोहम्मद आपकी वो वैल्यू आ जाएगी अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर करना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, देन मेरिट नंबर इक्वल्स टू मेरिट नंबर प्लस वन। और आप आउटपुट क्या करा दोगे कि आपका जो ग्रेड है वो क्या है, मेरिट। यहाँ पे जो है हम नेस्टेड लूप लगाएंगे। अगर ये कंडीशन भी नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे, चार कंडीशन उसने दी हुई थी ना, तो फिर से मैं एल्स लगाऊंगा अपने पास। एल्स इफ, अच्छा मेरिट हो गया, इसके बाद पास और फेल और बचा है सिर्फ। तो इफ, अगेन सेम टू सेम कॉपी करूंगा, इफ एवरेज मार्क स्टूडेंट काउंटर इज, बेटे मोहम्मद आप यहाँ पे अपनी वैल्यू लगा देना, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। मेरिट के बाद अगर आपका बच्चा जो है वो पास है तो आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे पास नंबर equals is assigned to the value of pass number plus वन। और डोंट फॉरगेट टू आउटपुट, इट्स अ बिट लेंदी। आपका जो ग्रेड है वो क्या है, पास है। एंड द लास्ट वन, लास्ट एल्स, अगर ये भी नहीं है आप, अच्छा इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आप इन तीनों में से नहीं है। अब चार कंडीशन है ना टोटल, इसको मैं एंड कर रहा हूँ तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उन दोनों में से कोई भी नहीं है तो सिंपल सिंपल फेल नंबर के अंदर प्लस वन ऐड कराओ और आउटपुट करा दो कि आपका जो ग्रेड है वो फेल है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कितने जो हैं वो एल्स यूज करे हैं? मैंने एक दो ये यूज करे और एक तीसरा मैंने ऊपर किया हुआ है। तो बेटा एंड इफ मेरे पास कितने लगेंगे, तीन लगेंगे। एंड इफ एक, एंड इफ वन, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू क्लोज द लूप एज वेल। अगर आप एक नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तीनों आपने ऑफ करा दिए और फिर आप बढ़ गए अपने अगले स्टूडेंट काउंटर की तरफ, दैट्स इट।
मकसद ये कि इन चारों बॉक्सेस के अंदर अब जो वैल्यू जिससे होती रहेगी उसके अंदर क्या होता रहेगा, +1 इंक्रीमेंट होती रहेगी वैल्यू, +1 +1 +1। और अब बेटा जब सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई, इस सवाल के आखिरी हिस्सा, अब मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं कर दूंगा सब कुछ आउटपुट, 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 आउटपुट। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हमारी नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस। फिर क्या आएंगे हमारे नंबर ऑफ मेरिट्स। फिर क्या आएंगे हमारे नंबर ऑफ, अच्छा याद रहे कि ये जो मैं इसमें लिख रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में, ये जो है सिर्फ मेरे कमेंट्स हैं। और कमेंट्स लिखने के बाद जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसको भी जो है बेटा आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कराना है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन मेरे पास जो है वो कहाँ से आएंगे, वो मेरे पास आएंगे मेरे डिस्टिंक्शन नंबर से, जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था, डिस्टिंक्शन नंबर। फिर आपके पास क्या आएगा आपका मेरिट नंबर। फिर आपके पास क्या आएगा आपका पास नंबर। फिर आपके पास क्या आएगा आपका फेल नंबर। एंड दैट्स इट, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। सर काफी बड़ी सॉल्यूशन है। बेटा ये आपके क्वेश्चन का जो है वो आपके पेपर का जो है सबसे आखिरी सवाल है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कवर करता है। जैसे हमारे पास पिछले सालों में वो आते थे प्री रिलीज मटेरियल, अब वो तो डिसकंटिन्यू हो गया, अब आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गए। लेकिन मेरी एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जो हमारे पास प्री रिलीज के आते थे वो थोड़े से मुश्किल आते थे। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें देखो एक ही चीज जो है वो कॉपी पेस्ट हो रही है सवाल के अंदर। चलो कुछ भी नहीं करो आप, जो है ना सिर्फ ये डिक्लेरेशन ही करा के दे दो मुझे, करेक्ट यूज ऑफ लूप दे दो आप मुझे, आप सिर्फ ये इसका स्ट्रक्चर सही बना दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा इसमें आप दोनों को कोई सवाल है तो पूछो। नहीं सर, सारा सर कुछ इससे समझ आ मुश्किल गया। तो नहीं ना आएगा कोई? क्या बेटा? इससे मुश्किल सवाल तो नहीं ना आएगा कोई? बेटा आपका जो क्वेश्चन है उसका कैलिबर जो आपके CIE के अंदर आएगा वो ऐसे ही आएगा। सही से इससे रिलेटेड ही आएगा? बेटा वो जो स्पेसिमेन आएगा मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपका जो सवाल होगा वो इसी तरह से होगा, अच्छा सही है। सिनेरियो बेस्ड। ओके। अच्छा एक काम हम ये करते हैं कि अब जरा इसकी जो है वो एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या कहता है रिगार्डिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस।